सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत समय यही देखते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटीन्स पढ़ लेते हैं लेकिन उनको कई बार वो हीमोग्लोबिन या एंटीबॉडीज से आगे दिखता ही नहीं, जबकि ये प्रोटीन तो हमारा बॉडी बिल्डर है, मतलब सेल का पूरा बॉडी का निर्माण करता है। उसके साथ साथ ही मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट के अलावा ये दूसरे काम का भी हिस्सा है, चाहे वो हीमोग्लोबिन का काम हो, चाहे मायोग्लोबिन का काम हो, चाहे इम्यूनोग्लोबुलिन का काम हो, तो वो भी है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बायोफिजिक्स का एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक होता है जिसको समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से एक प्रोटीन का भी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हेलिकल फॉर्म बना सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये जो है सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो है शीट भी बना सकते हैं, कह सकते हैं कि सर ये जो है प्रोटीन का एक शीट है, और ये सारे क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। में एकदम एक ऐसे रैंडमली आपको सीखने के लिए बना दे रहा हूं, ये भी है। चलो, इसका मतलब है कि प्रोटीन का ये भी फॉर्म, अलग अलग फॉर्म जो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वो दिख रहा है। देखिए ये भी फॉर्म है। डीएनए के तुलना में अगर कंपेयर करें तो जैसे अगर यही अगर हेलिकल स्ट्रक्चर पहला वाला ले रहे हैं, अगर ये एन टर्मिनल है, इसका जो नीचे आएगा वो होगा सी टर्मिनल, और नीचे इधर से अगर एन टर्मिनल है तो इधर से सी टर्मिनल। कहीं ना कहीं एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन को क्या करता है, बताता है। ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन को बता रहा है। तो ऐसा ही सब में होगा, ये एन टर्मिनल है तो इसका ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है तो इसका ये सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है इसका ये सी टर्मिनल है। मतलब ये भी एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है। ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, और अगर ये एन टर्मिनल है तो ये सी टर्मिनल है। तो एक एंटी पैरेलल कॉन्सेप्ट जो है, जिस तरह से डीएनए में हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी पढ़ने का मौका मिल रहा है। तब मैंने बहुत सारे सवाल आएंगे, क्वेश्चंस बड़े बड़े आ जाएंगे, कैसे ऐसे होगा, कैसे ऐसे होगा, कौन सी चीजें हैं जो इसको ड्राइव करती हैं, किस तरह के केमिकल बॉन्ड्स हैं जो इसको मेंटेन और रेगुलेट करते हैं। तो अब इन विषयों पर हम लोग को बात करना है और सीखना है इन विषयों के बारे में कि कैसे आखिर इतना मतलब शानदार स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, और इनमें छोटी छोटी जो बातें हैं उनको भी हम लोग को बारीकी से फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे जो पहला जो पॉइंट है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्रिटिकल टू मेक secondary structure of proteins। ठीक है, प्रोटीन्स को का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिटिकल होता है। बढ़िया। साथ ही साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा है। अगर हम स्ट्रक्चर आपको एक बार फिर से रिकॉल कराएं तो एक इस तरह से जिगजैग फॉर्म में जो रहता है, आप गौर करिएगा, ये अमीनो टर्मिनल है इसका, ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्काइल ग्रुप है R1, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप का ऑक्सीजन है तो यहाँ अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन है, यहाँ R2 है अल्काइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड O। मतलब ये सीक्वेंस तो हमारे समझ में आया हुआ है। इस सीक्वेंस में कहीं कोई झंझट है नहीं, ये पूरी तरीके से हमारे पल्ले पड़ा हुआ। फिर भी मैं इसको कई बार बोलता हूँ सबको, इतना अभ्यास रहे ना आप स्वतः इसको बना सकें। तो बीच का जो हिस्सा, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि लीनियर और रिजिड रहता है। मैंने पेप्टाइड बॉन्ड को ऐसे ड्रॉ कर दिया, लीनियर और रिजिड। तो जो बाहर की ओर हैं पेरिफेरल्स में, वो कौन कौन से हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अल्काइल ग्रुप,
जो कि अमाइनो एसिड का नेचर बताता है इस तरह का है। उसके अलावे भी कुछ है क्या? बोलेंगे हाँ सर, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है, गॉट इट, बिल्कुल सही है। अब आप गौर करें कि ये जो ऑक्सीजन है यह हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। क्या है ये? ठीक है, जबकि यहाँ जो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, यह जो है वो हाइड्रोजन डोनर है, इसके पास हाइड्रोजन है। फिर यहाँ देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है, और ये जो है वो हाइड्रोजन डोनर है। मैं लगता कि मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ तो आपकी बातें समझ में आ रही है। बोलिए सर ये दोनों तो आमने सामने है तो धड़ाक से बन जाएगा। नहीं, एक्चुअली ये क्वाइल्ड रहता है। क्या रहता है? ये एक सीढ़ी की तरह रहता है, जो घुमा हुआ सीढ़ी रहता है ना, उस तरह का। इसलिए हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कभी भी आमने सामने नहीं। अब आप गौर करिए, मैं एक और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सब लोग करिएगा। देखिए एंटी पैरेलल में करता हूँ, ठीक है ना, एंटी पैरेलल। तैयार हो जाए सब लोग सीखने के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ तो इसका सी टर्मिनल था, ये हो गया आपका अमीनो ग्रुप, एन टर्मिनल, और दिस वन इज सी टर्मिनल। ओके, ये है सी टर्मिनल्स का। अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ हमने बनाया अल्काइल ग्रुप, और ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर हो गया NH, ये हो गया R2। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना आपको कि सीखने वक्त में बहुत आराम से किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए, क्योंकि आप जितने तरीके से अच्छे से समझे रहेंगे उतनी आपकी पकड़ जो होगी, जब स्ट्रक्चर बायोफिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जबकि आप ये बेसिक आप फॉलो करते हैं। एंड ये R4। अब आप गौर करिए कि फिर हम इसको भी क्या करेंगे, इसका भी जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ले लेते हैं एक। भाई ये जो है साहब, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, इसके भी बाहर निकले हुए हैं। अब आप गौर करिए इन चीजों को, यहाँ ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो क्या इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? आंसर है नो। क्या R2 और इसके बीच में बनेगा? हमारा आंसर है नो। क्या इसके और इसके बीच में बनेगा? हमारा आंसर है नो। क्या इन दोनों के बीच में बनेगा? आंसर तो नो। तो ये जो है कि अनस्टेबिलिटी हो जाएगी इसकी, ये अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ी सी बदलाव करते हैं हम लोग, और इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी बदलाव करके स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन में हम थोड़ा बदलाव करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे हम बदलाव करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम में एक रैंडमनेस होता है, जो इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं ना, रीअरेंजमेंट करना। अब आप देखिए कैसे हम इसको रीअरेंज करते हैं, और कैसे आप आराम से इन सभी चीजों को देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कैसे हालात जो है वो बन गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, अमीनो ग्रुप को, नाइट्रोजन, यहाँ हो गया अल्काइल ग्रुप R ग्रुप, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया। अब स्टेटस बदल गया, अब ये दोनों एक लीनियर लाइन में हो जा रहे हैं। जैसे एक लीनियर लाइन में हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया R2, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया NH, ये हो गया R3, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया NH। तो अब आप गौर कर सकते हैं यहाँ पर कितने सारे स्ट्रक्चरल जो है अब वेरिएशंस देखने का मौका मिल रहा है। हम लोग लेते हैं
क्या इन दोनों के बीच में बन सकता है? हमारा आंसर है यस सर, बन सकता है। फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्या दो R के बीच में बन सकता है? हमारा आंसर है नो, इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा। क्या यहाँ पर बन सकता है? हमारा आंसर हो गया यस सर, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये हाइड्रोजन डोनर यहाँ बन सकता है। अब आप देखिए, एक छोटे सी जगह में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर तैयार है, ठीक है। ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी बहुत ही पावरफुल कैपेसिटी है एक प्रोटीन के हेलिकल फॉर्म को बनाने के लिए, ठीक है। डीएनए में हम लोग क्या देखते हैं कि डीएनए में कंटिन्यूअसली में कोर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहता है, एटी जीसी सीजी एटी टीए टीए जीसी बनते रहता है। यहाँ क्या है कि चूंकि अल्काइल ग्रुप भी तो है, इसलिए इसका जो इंटरेक्शन होता है उसमें वेरिएशंस लोग देखते हैं, ठीक है। कोई सवाल किसी को पूछना है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको डीएनए याद आता है। हम लोग अपने डीएनए को याद करें, डीएनए का जो बी डीएनए मॉडल है, वाटसन क्रिक का मॉडल, उसी मॉडल को देखेंगे बी डीएनए। तो कहता है कि एक कंप्लीट कॉइल का डिस्टेंस जो है, और इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस पेयर्स, 4 5 6 7 8 9, चलो यहाँ ले लेते हैं 10 10। इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये, ठीक है। और इसका विड्थ कितना है, विड्थ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। हम लोग का कहना होता है कि साहब, जो लंबाई होती है एक कंप्लीट कॉइल की, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। दो के बीच का डिफरेंस होता है 0.34 एंगस्ट्रम। तो लोग पढ़े होंगे सब चीज को। 3.4 एंगस्ट्रम, दो के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 0.34 एंगस्ट्रम। जो कंप्लीट कॉइल होता है सर, वो होता है 2 एंगस्ट्रम। इस प्रकार से हम इस वैल्यूज को पढ़ते हैं डीएनए में। अब जब इसी की चर्चा करें प्रोटीन के तरफ में, तो पॉलिंग एंड कोरी ने इसी तरह से प्रोटीन का भी एक मॉडल बनाया। उन्होंने प्रोटीन का भी एक, इसी जैसे वाटसन क्रिक ने बनाया था, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने प्रोटीन का भी एक इस प्रकार से एक मॉडल बनाया। ओके, ऐसे ही डबल हेलिकल मॉडल। और इन्होंने क्या कहा, प्रोटीन में, अल्फा प्रोटीन में एक कंप्लीट कॉइल जो होता है, उसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रम। 3.4 एंगस्ट्रम। जहां पर यहाँ पर 10 रेसिड्यू होते थे न्यूक्लियोटाइड के, 10 न्यूक्लियोटाइड, 10.9 पॉइंट कुछ है, ओके। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 3.6 रेसिड्यू। यहाँ पर 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 3.6 रेसिड्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने जब पुटअप किया, तो पहले बार लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर इंटरेस्टिंगली स्टडी करना शुरू किया। अच्छा, प्रोटीन जो है यह एक खास तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए आज जब आप प्रोटीन का अगर डेटा लेंगे तो आपको दोनों डेटा में बहुत वेरिएशंस मिलेगा। कई तरह के प्रोटीन्स हैं जहां पर ये दोनों डेटा जो है 3.4 एंगस्ट्रम या 3.6 रेसिड्यूज, ये एकदम चेंज मिलेगा आपको। इसलिए हम जब भी इस डेटा को बोलते हैं तो हम किसका बोलते हैं नाम, हम बोलते हैं पॉलिंग्स एंड कोरी ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उनके सिद्धांत के बेसिस पर हम इस चीजों को पढ़ रहे हैं, उनके बेसिस पर इन चीजों को देख रहे हैं। तो जब भी उनके कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे, तो जो उन्होंने डेटा दिया, दैट वी हैव टू डिस्कस। और अगर चेंज करेंगे तो फिर तो चेंज डेटा जो है उसके बेसिस पर। मैं अभी बहुत कठिन नहीं बनाना चाहता हूं उसको, इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप पॉलिंग एंड कोरी को ही ध्यान में रखें, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि वन कंप्लीट कर्ड और क्वाइल of typical alpha helical protein, Pauling and Corey. लिख से दिए भाई,
आपको बहुत जगह अलग अलग ये आएगा, डेटा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करें। पॉलिंग को ये है वो कितना है 5.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। और टोटल कितने रेसिड्यूज उसमें होते हैं इन वन कॉइल, कंप्लीट कॉइल ऑफ अल्फा हेलिकल। अल्फा हेलिकल आप समझिएगा, अल्फा हेलिकल प्रोटीन, और दैट कंप्लीट कॉइल हैज कितना रेसिड्यू होता है 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। इतने रेसिड्यूज उस कंप्लीट कॉइल में होते हैं। यह बेसिक इनका एकदम फंडामेंटल है। फिर ये कहते हैं क्या कि फाई एंगल, सबको याद आ गया फाई एंगल, जो पॉलिंग एंड कोरिन दिया था उन्होंने कहा कि -57 डिग्री होता है, और साई एंगल जो है, साई एंगल जो है यह -47 डिग्री एंगल पर होता है। आप एकदम स्पष्ट समझिए इन बातों को कि ये जो भी बात बता रहे हैं किसका बता रहे हैं, ये बता रहे हैं पॉलिंग एंड कोरी का, ठीक है। क्योंकि आज के देश में डेटा आप बहुत सारे पढ़ेंगे, मेरे साथ ही पढ़ेंगे, आप देखेंगे डिफरेंस 57 डिग्री एंड 47 डिग्री। यह माइनस, सर माइनस का मतलब क्या समझे, घाटा हो गया ना जी, ना घाटा नहीं है सेल में। आप सब कोऑर्डिनेट, आप सभी अपने जीवन में मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। जितना भी ग्राफ बनता है वो कहाँ पर बनता है, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनता है। हाँ, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं इसको, ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो है वो वाई एक्सिस है। अब यहाँ लिखते हैं कि ये जो है प्लस एक्स वैल्यू है, और यहाँ क्या होता है माइनस एक्स वैल्यू। ऊपर में क्या होता है प्लस वाई वैल्यू होता है, और नीचे में क्या है माइनस वाई वैल्यू, है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि इस जगह पर ऑल प्लस वाई भी और एक्स भी। इस जगह पर हम क्या लिखते हैं कि वाई प्लस एक्स माइनस होता है। इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में ऑल माइनस होता है, और इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि वाई माइनस एंड एक्स प्लस होता है। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको भी फॉलो करके हम लोग को चलना है। अगर साई और फाई दोनों ही माइनस में एंगल में है, तो मैं एकदम बड़ा सामान्य से पूछता हूं कि इन चारों कोऑर्डिनेट में वो कहाँ लोकेट करेगा, यहाँ पर ऑल माइनस में, ठीक है। क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको वो भी चीज सिखा रहा हूँ कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना रामचंद्रन, तो हड़बड़ा नहीं जाएंगे उस ग्राफ को देखकर कि क्या हो गया माइनस प्लस करके ऐसा करके लिखता है, तो कैसे हम समझेंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट को भी आपको साथ में फॉलो करके चलना है। कोऑर्डिनेट को भी धीरे धीरे क्या करना है, सीखना है ना। वैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अलग 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 हटकर ही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि बीटा हम लोग पढ़ेंगे, बीटा पैरेलल शीट, ठीक है। बीटा पैरेलल शीट, बीटा पैरेलल शीट का जो एंगल होता है फाई और साई का, उसमें एक होता है 1-119, ये फाई एंगल का है, और साई एंगल का होता है +113, ठीक है ना। ये फाई और साई, बड़ा सिंपल सा हम बोले कि छोड़ दो फाई और साई एंगल, भूल जाओ। ये दोनों को अगर हमको नॉर्मल कोऑर्डिनेट में दिखाना हो, ठीक है, एक एक्स और दूसरा वाई है, तो हम कहाँ दिखाएंगे एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस मतलब ये कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। आपको यही सब चीज को बेसिकली समझना है अभी, ठीक है। और जब हम इसे फाई और साई एंगल के कॉन्सेप्ट में जब इसको ढालेंगे, तो फिर हम लोग रामचंद्रन प्लॉट के थ्रू इसको मूव करेंगे। तो अभी जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं वह चीज किससे कंसर्न है हमारा, वह है पॉलिंग एंड कोरिस का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, उसको हम लोग को यहाँ देखना है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी मटेरियल को भी साथ में शेयर करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा तेजी से चीजों को देख सकें, और आपको उसको पढ़कर जल्दी से समझ में आ सके,
और व्हाइट बोर्ड पर हम लोग सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे उसके उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं और हम लोग Yes, sir. फिर अगले क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है,